नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चुनाव खत्म हुए अब काफी अरसा हो गया, लेकिन चुनाव के बाद के जो इफेक्ट्स हैं वो भारत की राजनीति में और सामान्य जनजीवन जो है वहां पर इस चुनाव के नतीजों के इफेक्ट अभी भी देखे जा रहे हैं। कल पूरे मीडिया में जेडीयू के एक सांसद का बयान सुर्खियों में रहा। जेडीयू के सांसद जो सीतामढ़ी से जीते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने दरअसल एक सभा के अंदर यह कहा कि जिन लोगों ने जाति के कारण, जिन जातियों ने, उन्होंने कुछ खास जातियों का नाम लिया और कहा कि जिन लोगों ने, जिनका मैं काम करता रहा हूं लगातार, जाति के आधार पर मुझे वोट नहीं दिया, वो लोग अगर मेरे पास अपना निजी काम लेकर आएंगे तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक काम के लिए आप आएंगे तो स्वागत है, मैं जरूर करूंगा। निजी काम के लिए आएंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, लेकिन निजी तौर पर आपका काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तो जाति के आधार पर वोट दिया था, जाति देखकर वोट दिया था। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर मीडिया में लगातार जो है कल इस पर चर्चा चलती रही। मीडिया ने इसका इस पर डिस्कशन किया। कई लोगों ने देवेश चंद्र ठाकुर का जो इस बयान की निंदा भी की। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जब वो चुने गए हैं तो फिर वो सबके नेता हैं। इसीलिए ये कहना कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनको लेकर किस तरह का बयान देना, मुझे भी लगता है कि राजनीति में ठीक नहीं है। और इसीलिए कल जब मीडिया इस पर चर्चा कर रहा था तो वो ठीक ही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक सांसद के इस बयान पर मीडिया में कल पूरे दिन भर चर्चा होती रही। लेकिन देश में एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने ममता दीदी को वोट नहीं दिया, जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, उनका अब जगह जगह सार्वजनिक बहिष्कार किया जा रहा है। और वोट ना देने वालों पर और साथ साथ जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह नया चलन नहीं है। लगातार 1960 के बाद से हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव के बीच जो हिंसा है वो लगातार होती है। सरकारें बदलती हैं, विपक्ष बदलता है, लेकिन ये हिंसा जो है वो नहीं बदलती। यह हिंसा का जो माहौल है वो नहीं बदलता। पहले यह आरोप लगता था कि कांग्रेस जो है वो दमन करती है लेफ्ट का। फिर यह आरोप लगा कि जब लेफ्ट सत्ता में आ गया तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दमन करने लगे। फिर आरोप लगा कि जो लेफ्ट के लोग हैं वो दरअसल टीएमसी के लोगों का हनन करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं जो विपक्ष में थी। और अब टीएमसी सत्ता में है तो आरोप लग रहे हैं कि अब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अपने घर छोड़ करके कहीं और पलायन कर गए हैं। कई लोग तो बीजेपी जो पार्टी दफ्तर है वहां ठहरे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कई पार्टी के जो दफ्तर हैं उनको भी जलाकर राख के हवाले कर दिया गया। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट जो है वो इस पर चिंता जता रहा है। पर बड़ा सवाल तो जानते हैं क्या है? सवाल यह कि हर बार ऐसा होता है, एक बार की बात नहीं है। पंचायत चुनाव हुए, पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, तब भी हमने ये माहौल देखा, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस तरह का माहौल है। हालांकि बीजेपी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग एक टीम भेजी है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी क्या अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ही भेजती रहेगी? फैक्ट्स तो सामने हैं, अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उम्मीद कर रहे हैं, वो बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, वो कोई कड़ा कदम उठाए। आखिर इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई कोई देश में तानाशाही नहीं है, चुनी हुई सरकार है और इसको कानूनी तरीके से लड़ा जा सकता है।
पर सवाल यह कि कानूनी तरीके से पहले भी लड़ा गया था। विधानसभा चुनाव में जब हिंसा हुई थी, बाकायदा महिलाओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के और जो टीएमसी विरोधी थे, जब उनके बलात्कार किए गए थे तो उनका केस तक दर्ज नहीं किया था। मामला अदालत में गया और कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसे कई मामले जो हैं, इसमें लोग इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पर इस सिलसिला कहीं तो थमना चाहिए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन हारने वाले को हम जमीन में नहीं गाड़ देते, ये भारत की संस्कृति नहीं है। और जीतने वाला इस उन्माद में नहीं चला जाता कि वो हारने वाले को खत्म कर देगा। ये ना भारत की परंपरा है, ना भारत की संस्कृति है। फिर भद्र लोग जिसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल में तो लोग कहते हैं कि वहाँ भद्र लोग रहते हैं। तो सवाल ये है, जो भद्र जनों का लोक है, वहाँ से ऐसी विभत्स तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें क्यों बार बार आती हैं? और बंगाल की जनता इस पर क्या सोचती है, ये बंगाल की जनता को सोचना है। लेकिन आज इस पर दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, क्योंकि टीएमसी इनकार करती है, बार बार इनकार करती है, लेकिन कहते हैं कि तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती। तो कुछ तस्वीरें भी देखिए और बयान भी सुनिए। बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। आओगे तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के एक गुंडे ने बदसलूकी किया। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूँगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत्य है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का यही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल की सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया। जगह जगह में अत्याचार, जगह जगह में माने सोशल बॉयकॉट जिसको बोलते हैं, पेट में लाठी मारना। अगर आपका खेत है तो आपको खेत में काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ज़मीन नहीं है तो ज़मीन ले लिया जाएगा। अगर आपका गांव में का सामने पानी का ये है तो वो तोड़ दिया जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। आप मंदिर में नहीं जा पाएंगे, आपका घर में डॉक्टर नहीं आएगा, और महिला होगा तो आपका धर्षण किया जाएगा। कल भी कूच बिहार में गए थे, एक महिला का अत्याचार हुआ है, धर्षण हुआ है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन धर्षण होने का रेट भी तो वो बात दिया है। ये है हमारा स्टेट और ये है हमारा महिला मुख्यमंत्री। हमको विचार चाहिए
और जो दोषी है उनको सज़ा चाहिए। देखिए, लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी आप बीती सुन रहे हैं और आप बीती सुनकर मन बहुत व्यथित है। इतना अत्याचार इस भूमि पर हो रहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। हम उनकी निंदा करते हैं और ममता जी को एक महिला होने के नाते कम से कम इतना अत्याचार बहनों के ऊपर नहीं करना चाहिए। किसी बहन के साथ रेप हो रहा है, किसी बहन के हाथों पर चढ़कर पुरुष उनके हाथों को दबा रहे हैं, कोई उनके सीनों पर चढ़ रहे हैं, ये इतना अत्याचार बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। तो ये बंगाल की तस्वीरें थी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। खत्म चुनाव, फिर हिंसा और तनाव, आखिर क्यों और कब तक, इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस डिबेट में, इस चर्चा में, आइए एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका भट्टाचार्य शाह जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेता हैं राधिका भट्टाचार्य शाह। मेरे साथ कमरू चौधरी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं कमरू चौधरी जी। मेरे साथ रास बिहारी जी जुड़े हैं, रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बंगाल की हिंसा पर कई किताबें लिखी हैं। बहुत जल्द मेरे साथ सोफिया खान टीएमसी की जो नेता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। लेकिन शुरुआत में कमरू चौधरी जी आपसे करता हूँ। आप बहुत वरिष्ठ हैं, वहाँ की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है और आप लोग पहले, जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब बंगाल में जब लेफ़्ट का शासन था तो लगातार आप लोग ये लेफ़्ट पर आरोप लगाते थे कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को, आरोप क्या, इसमें सच्चाई है। मुझे आज भी याद है एक घटना मैं कभी नहीं भूलता, एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि टीएमसी के कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की लेफ़्ट के लोगों ने हत्या कर दी थी और जिसकी हत्या की थी उसके खून से सने हुए चावल जो हैं उसकी मां को खिलाए गए थे। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता। ये लेफ्ट के लोगों ने किया था कांग्रेस के लोगों के साथ। आखिर ये हिंसा का दौर, आज लेफ्ट सत्ता में नहीं है, आज आप विपक्ष में हैं, लेफ्ट विपक्ष में है, बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन ये सत्ता नहीं रुक रही, सरकारें बदल रही हैं, सत्ता नहीं रुक रही, ये हिंसा नहीं रुक रही। क्यों ऐसा हो रहा है? कमरू जी आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सुनाई दे रहा है? जी 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 कमरू जी बोलिए। हाँ, मैं अफसोस के साथ ये बोलना चाह रहा हूं कि ये शायद हमारा बंगालियों का एक श्राप है, किसी से मिला हुआ है, कि जब भी हिंसा होता है इलेक्शन का पहले या इलेक्शन का, जिसको प्री पोल या पोस्ट पोल वायलेंस बोलते हैं यहाँ पे, ये इतिहास में दर्ज है। ये आज का नया कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ एकमात्र कारण है कि अपना इलाका को किस तरह से दखल करके उसमें जो है कि रोजी रोटी किया जाए, यही एकमात्र मकसद है यहाँ पे। और मेरे को लगता नहीं है कि ये हिंसा में उच्च स्तर के जो लीडर है वो कहीं से भी इन्वॉल्व हो गए। ये लोकल लेवल में जो पंचायत है, जिला परिषद के लोग हैं, यही लोग इन्वॉल्व है। बड़ा अफसोस का बात है। ये जब भी होता है तो बड़ा अफसोस लगता है, कोई घर छोड़ के भागा हुआ है या कोई हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है या किसी का माँ बहन के साथ में कोई दुष्व्यवहार हो रहा है, तो ये बड़ा अफसोस का बात है और ये कड़ी निंदा करना चाहिए। किसी को भी, कोई भी सभ्य समाज से कोई भी लोग इसका जो है किसी तरह से कॉन्डोन नहीं कर सकता है। मैं जब इलेक्शन लड़ा था बंगाल में, मेरे को याद है मेरे को किस तरह से करीब 100 लोग मेरा गाड़ी के ऊपर में अटैक किए थे। ये इलेक्शन का दिन में, आप लोग भी गवाह थे उस दिन। तो लेकिन क्या हुआ कि एफआईआर दर्ज कराने गए तो एफआईआर नहीं लिया गया थाना में। वहां पे क्या बोला गया है कि आप जनरल डायरी करके चले जाइए। तो इलेक्शन का माहौल में अगर एक कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है तो एक बेचारा कार्यकर्ता, वो चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे कोई भी विपक्ष का पार्टी से हो, तो इस तरह से व्यवहार जो है किसी तरह से उचित नहीं है। इस बार जो निर्वाचन के बाद में भी हमारा एक कार्यकर्ता को मारा गया मालदा में, क्या कारण से मारा गया, किस लिए मारा, कौन मारा, आज तक कोई सबूत, कोई अरेस्ट वगैरह कुछ अब तक सामने में नहीं आया। हो सकता है कोई छूट-फूट किसी को पकड़ लिया होगा, कोई अखबारों का पन्ना में भी छुप गया ये चीज, ये खबर जो है। लेकिन एक लड़का तो मतलब शहीद हो गया। किस वजह से शहीद हुआ? देश के लिए शहीद होता तो हम मान लेते, अगर अपना धर्म के लिए शहीद होता तो भी मान लेते। ये राजनीतिक विवाद जो है कि नेता लोग आपस में चुनाव लड़ते चले जाते अपने अपने जगह में, उसके बाद में ये जो है बेचारे कार्यकर्ता जो है एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक? और इस बीच में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा महत्व है कि आप ऊपर लेवल में अगर टाइट होते हैं तो नीचे लेवल में सब सही सलामत चलेगा। लेकिन ये ऊपर लेवल में भी ये होने दिया जाता है, जो हो रहा है होने तो बाद में देखेंगे।
आप एक उदाहरण का तौर पे हाईकोर्ट, कलकत्ता का हाईकोर्ट बोला है कि जो केंद्रीय वाहिनी यहां पे आई थी उसको 21 जून तक एक्सटेंड कर देंगे। ये भी एक टिप्पणी दी कि अगर ये हिंसा नहीं रोकी तो हम ऑर्डर देंगे कि हम अगले 5 साल तक केंद्रीय वाहिनी को यहां पे रख देंगे। अब यहां पे मेन सवाल आता है अशोक जी, जब आप बोलोगे कि हम भी पॉलिटिक्स में आ गए इसमें, जब केंद्रीय वाहिनी जब यहां पे बंगाल में है और इतना बड़ा हिंसा हो रही है आप जैसा दिखा रहे हो, क्योंकि गांव देहात का हालत हमको मालूम नहीं क्या चल रहा है वहां पे, जो भी मिल रहा खबर आपको दिल्ली में बैठकर मिल रहा है या हमको कलकत्ता में बैठकर आप ही के जरिया मिल रहा है। तो आज इतना सारा लगभग 1000 कंपनी फौज यहां पे है केंद्रीय वाहिनी, जिसके पास में सारा अधिकार है किसी भी तरह से हिंसा को रोकने का। हाईकोर्ट का आदेश है, यहां पे ममता बनर्जी का आदेश का दरकार नहीं है। तो वो क्या कर रही है? यूनियन होम मिनिस्ट्री के इनका मॉनिटर नहीं कर रही है या इनको छोड़ कर दे रही है कि सियासी इसमें जो है पॉलिटिक्स किया जाए कि हम जो है हिंसा हो रहा है बंगाल में और हम इसको जो है कि हाईलाइट करके प्रोपेगेंडा का जैसा हम सारा मीडिया चैनल में दिखाएंगे, सोशल मीडिया में दिखाएंगे कि बंगाल में कोई तरह का कानून व्यवस्था है ही नहीं है, सब चरमरा गया। ये कारण क्या है अशोक जी? ये तो आज डिबेट में ये तो निकलने का कोशिश कीजिए आज कि भाई आखिरकार कहां पे चूक हो रहा है। या तो फिर केंद्रीय वाहिनी में चूक हो रहा है या तो फिर जो है कि सियासी राजनीतिक पार्टियों में जो है कि जानबूझकर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जरूर कमरू जी, जो आपने सवाल उठाया मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी ज़रूर चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा। लेकिन एक बात आपने शुरू में कही थी उस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी, हालांकि बाद में उसने आपने उसको करेक्ट कर दिया। आपने बोला कि ये नीचे के कार्यकर्ता करते हैं उच्च स्तर पे, लेकिन सवाल ये कि उच्च स्तर पे जो नेता बैठे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो बात आपने बाद में खुद ही स्वीकार करी कि जो ऊपर जो नेता बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर नीचे कार्यकर्ता इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो फिर नेता किस बात के? अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने पार्टी वर्कर्स जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर सवाल उठता है कि आप फिर नेता किस बात के हैं? जी अशोक जी, मैं इस बात पे सहमत हूं कि बंगाल को अगर आइसोलेशन में देखे तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आज देखिए आज सीपीएम ने भी जाके थाना घेराव किया वहां पे त्रिपुरा में, जहां से आज जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है बिप्लब देब का स्टेट से, त्रिपुरा से, वहां पे भी भाजपा के कार्यकर्ता ने सीपीएम के ऊपर में हमला किया। वहां पे लोगों का घर जलाया गया, वहां पे लोगों को मारा पीटा गया। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। एक जेडीयू का सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं कि भैया आप लोगों ने यादव और मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हमने आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये भी तो गलत है। मैंने शुरू में ही देवेश चंद्र ठाकुर का जिक्र किया और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोताही, मैंने ये कहा देवेश चंद्र ठाकुर का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जानते हैं कमरू जी, मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपने कहा त्रिपुरा में, जाहिर सी बात है त्रिपुरा में भी अगर ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि त्रिपुरा में भी ये जो पूरा कल्चर है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इससे डिनाई नहीं करेंगे, वहां भी लेफ्ट का शासन था और जहां जहां लेफ्ट के लोग होते हैं वहां पर इस तरह की चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, अगर वहां पर अब बीजेपी कर रही है, लेफ्ट के रास्ते पर जा रही है, वो भी गलत है, उसकी भी उतनी निंदा होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि जो बंगाल में जो वायलेंस होती है वो मास लेवल पर है। वो और तकलीफ मुझे इस बात की है, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर लोगों ने, कल मीडिया ने चर्चा करी, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन बंगाल में जहां पर वोट ना देने वालों के साथ उनका सोशल बॉयकॉट जब हो रहा है, मैंने बंगाल में देखा एक पूरे के पूरे सोसाइटी के बाहर कूड़ा घर बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर यह हुआ कि भाई उन लोगों ने ममता दीदी को वोट नहीं दिया था, तो इसलिए आप किसी का घर कूड़ा घर बना दो। मुझे लगता है ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया मैं उस पर आऊँगा, पर उससे पहले मैं सोफिया खान जी को जोड़ लेता हूँ। सोफिया खान जी टीएमसी की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोफिया खान जी, ये तो बंगाल में हिंसा तो हो रही है, ये बात तो जो है कमरू चौधरी जी भी कह रहे हैं, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी मालदा में हत्या हुई है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, आखिर इसका कोई अंत है कि नहीं है? और सवाल ये है कि ठीक है, टीएमसी को बड़ी जीत मिली है और ये जीत जो है ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है जो जीते उसको थोड़ा सा जो और बड़प्पन दिखाना चाहिए। आप जीते हैं, जनता अगर आपके साथ है तो फिर आपको विपक्ष को जमींदोज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? नमस्कार आप सभी को। देखिए अशोक जी, पहली बात है कि मैं
कमरुज चौधरी को अभी सुन रही थी, मैं उनके एक बात से सहमत हूँ कि जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग अगर कुछ कर, देखिए बंगाल में 80% से भी ज्यादा लोग जो है वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर पर कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं, जैसे आपने देखा हाल में ही सन सिटी की एक घटना हुई थी जहां पे कुछ ऐसे चीजें घटना घटी जिसके लिए ममता बनर्जी ने बाद में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसको स्ट्रिक्ट आदेश भी दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं को यह भी कहा गया कि आप लोग किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचें, और इस तरीके की जो घटना है कि जो लोग जिन्होंने भी भाजपा को वोट दिया या लगता है कि वोट दिया उन लोगों को टीज नहीं करना है, ये जो स्टेटमेंट है वो खुद ममता बनर्जी का ही आया है। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी किसी भी तरीके के अपराधी के साथ या इस तरीके की घटना के साथ वो नहीं है। और दूसरी बात, कमरू चौधरी ने ये भी कहा कि केंद्र बल अगर यहाँ बंगाल में तैनात है, जो हाईकोर्ट ने किया है, ममता बनर्जी का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो केंद्र बल क्यों असक्षम हो रही है इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए? क्या ये कहीं ना कहीं इस चीजों को, बंगाल के छवि को धूमिल करने के लिए, बंगाल की छवि को नेशनल टीवी के माध्यम से दिखाने के लिए कि बंगाल जल रहा है, बंगाल में वायलेंस हो रहा है, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, ये देखिए एक घटना 1 दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे हो सकती है, लेकिन जहां पर इतने 400 से ज्यादा कंपनियों के फोर्सेस जिस जगह पे स्थान में है, वहां पर अगर ये चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जानबूझ के करवाया जा रहा है ताकि बंगाल की जो छवि है वो आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम, कि हम, जैसा कमरू शाह ने कहा कि हम लोग भी कहीं जमीनी स्तर पर जाके हर तरफ नहीं देख रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन अगर दिल्ली में बैठे आप लोग रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है वहां हो रहा है, तो इसका पूरा मैं दोष जो है वो भाजपा को ही दूंगी। क्योंकि आपने जैसा कहा कि मालदा में हत्या हुई, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता जो बशीरहाट के थे, उनके ऊपर खुलेआम ऑन रिकॉर्ड में कह रही हूँ, जो वीडियो वायरल भी हुआ था, तृणमूल के कार्यकर्ता थे, युवा नेता थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोषी भाजपा है। भाजपा ये चीज को, मैं नहीं कह रही कि तृणमूल का कार्यकर्ता जो है वो नीचे स्तर में नहीं किए होंगे, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ। देखिए जो बड़े नेता होते हैं वो लोग उनको इलेक्शन लड़ना था, वो लड़के निकल गए, वो जिस भी पक्ष के हों, वो भाजपा के हों, वो या तृणमूल के हों, लेकिन ये जो नीचे तू मैं हो जाती है, इसमें मुझे लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति भी हो रही है। जैसा मैंने अभी कहा कि फोर्सेस हैं जो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो ये मुझे लगता है इसके लिए गृह मंत्री जवाबदेही हैं। मेरे साथ बीजेपी की नेता जो हैं जुड़ी थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उनके पास जाऊँगा। लेकिन मुझे एक बात से आपत्ति है, मतलब मुझे जो कमरू जी ने कहा, जो आपने कहा सोफिया जी, और मतलब आपत्ति मोटे तौर पर मुझे उस भाव से है जिस भाव से आप लोगों ने कहा ना कि आप लोगों के पास तक ये खबर पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है खबर अगर पहुंच रही है तो जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं वो मेरी बनाई तस्वीरें नहीं हैं, वो बंगाल से आई तस्वीरें हैं। वो तस्वीर ऐसी नहीं है कि जो मुझे नहीं मालूम अगर आप लोग वहां पर हैं, आप लोगों को तस्वीरें क्यों नहीं पहुंची, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि बंगाल के मीडिया को तस्वीरें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। अगर बंगाल का मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो मुझे बंगाल के मीडिया को लेकर के उसकी जो है लॉयल्टी पर भी मुझे शक हो सकता है। अगर बंगाल का मीडिया नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ से बैठ कर नहीं कह सकता कि वहाँ पर बंगाल का मीडिया क्या दिखा रहा क्या नहीं दिखा रहा, लेकिन बंगाल के कुछ अखबार जो अंग्रेजी अखबार है, मुझे उनको देखकर कई बार हैरानी होती है कि इतना सब कुछ होता है और उनको जो है आसपास में नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो फिर उसके बाद वो वायरल होंगी, और वायरल होंगी तो मीडिया का होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है उस पर हम चर्चा करें। मैं फिर कह रहा हूं किसी पार्टी को मैंने दोष नहीं दिया, जो आरोप लगे मैंने जस का तस, आपकी बात भी मैंने कमरू जी की बात भी सुना दी, आपकी बात भी पूरी सुनाई, आप लोगों के अपने पक्ष से सब रखे, लेकिन मुझे तो दुख बंगाल में ये देख कर हो रहा है कि बंगाल इस हिंसा से कब निकलेगा जिसका शुरू में कमरू जी ने जिक्र किया। राज बिहारी जी, सवाल ये कि अभी मैं बीजेपी की नेता जुड़ेंगी तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा ये कि भाई अगर वहाँ पर केंद्रीय कंपनियां तैनात हैं तो फिर वहाँ पर अगर हो रहा है तो इसके लिए ममता दीदी पर तो दोषारोपण नहीं किया जा सकता ना, फिर तो सीधा सीधा जो है गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। क्या ये बीजेपी राजनीति करने के लिए कर रही है, आपको लगता है? देखिए, जो केंद्रीय वाहिनी है वो तैनात जरूर है, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण तो राज्य प्रशासन का है। जिला प्रशासन, जिला पुलिस उनको कहाँ लगाती है ये उनको देखने की बात।
केंद्रीय वाहिनी अपने आप थोड़ी तैनात हो जाएगी। जहां जरूरत है, कहां हिंसा हो रही है, ये तो राज्य प्रशासन का काम है, राज्य की पुलिस का काम है उनको वहां तैनात करने का। अगर जहां हिंसा नहीं हो रही है वहां दूसरे को तैनात कर रखा है, तो ये भी राज्य प्रशासन को देखना होगा कि जहां हिंसा हो रही है वहां क्यों तैनात नहीं है। दूसरी बात जो आपने मीडिया पे कही थी, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ कि जब मेरी पुस्तक आने वाली थी तो मैंने अपने जो बंगाल में मेरे पत्रकार मित्र, मैंने उनसे कहा था कि मैं क्या किताब में आपका आभार व्यक्त करूं कि नहीं करूं। सबने मना किया कि अगर किताब में हमारा जिक्र करेंगे तो हमारी जान को खतरा रहेगा। तो वहां मीडिया को तो इतना खतरा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा ऊपर लेवल पे नहीं होता है, टीएमसी की प्रवक्ता ने भी कहा कि निचले स्तर पर हिंसा होती है। जब वहां की मुख्यमंत्री भड़काऊ बयान दे रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दे रही है, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ बयान दे रही है, पार्टी के दूसरे बड़े नेता बोल रहे हैं कि चुनाव हो जाने दो, देख लेंगे, पहली बार थोड़ी हुआ है। ये तो ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले की बात है कि ये तो पहले से ये होता रहा है कि चुनाव हो जाने हम देख लेंगे और देखा जाता है। खेला होवे नारा भी किसने दिया? अगर आपको ध्यान हो तो खेला हो नारा भी किसने दिया था कि जिस तरह से 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा हुई, 2023 के पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस बार भी यही हालत है। मामला हाई कोर्ट में गया है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सवाल यह है कि जब ऊपर के नेता ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं और खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि जो भी हमारे विरोध में है हम उसको देख लेंगे, और देखा भी जा रहा है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के लोग भी पिट रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी मर रहे हैं, लेफ्ट के लोग भी मर रहे हैं, लेफ्ट के लोग भी पिट रहे हैं, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस दोनों चुप हैं। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया होगा, क्योंकि कांग्रेस भी तो लड़ाई में थी, कांग्रेस भी एक सीट जीती है, लेफ्ट भी चुनाव में थी। तो जहां जहां झगड़े हो रहे हैं, ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा निशाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कार्यकर्ता को तो पीटा जा रहा है, कार्यकर्ता का भाई हो, कार्यकर्ता की माँ हो, कार्यकर्ता का पिता हो, उसको भी पीटा जा रहा है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई बीजेपी करेगा तो हमारे इलाके में नहीं रह सकता, इस सरेआम चेतावनी दी जाती है। पुलिस प्रशासन चुप बैठा है क्योंकि उसको कोई काम करना नहीं है। ये जो बार बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है, भाई जिम्मेदारी तो केंद्रीय वाहिनी की। अगर केंद्रीय वाहिनी अपने आप जाके खड़ी हो जाएगी तो ऐसी क्या हालत हो गई कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर को ये कहना पड़ रहा है कि राजभवन से पश्चिम बंगाल पुलिस को हटा दिया जाए। अगर एक राज्य का गवर्नर पश्चिम बंगाल वहां की राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तो उस राज्य की हालत क्या होगी, ये सबके सामने है। ओके, हैरानी की आप जो बात कह रहे हैं इसमें थोड़ा वजन जरूर है, क्योंकि अगर राज्यपाल को ये कहना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल की पुलिस, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो डीएम जो हैं जिनको चुनाव आयोग ने हटाया था, चुनाव खत्म होते ही उन डीएम्स को फिर से बहाल कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है जो केंद्रीय वाहिनी होंगी वो सब डीएम से निर्देश लेंगी, डीएम वहां पर आदेश देंगे, और डीएम जो हैं वो चुनाव खत्म होती जो है उनको फिर से जो है उनकी अदला बदली हो गई। लेकिन मैं राधिका जी का इस पर बयान ले लेता हूँ। राधिका जी नमस्ते। इस पूरे मसले को लेकर अगर आपने सुना हो सोफिया जी को और कबरू जी को, इसमें सीधा सीधा एक बात ये भी आ रही है कि बीजेपी भी इस हिंसा के लिए दोषी है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो है आप लोग ऐसी चीजों को जो है एस्केलेट करते हैं ताकि मीडिया की निगाह बढ़े, लोग बंगाल की इसमें बदनामी हो। ये पूरे आरोप बीजेपी पर बार बार लग रहे हैं। ये बड़े बेबुनियाद चीजें हैं। कौन सा पार्टी अपने लोगों को मरवाएगा ताकि वो खबर में रहे? और ये मेरे साथ कमरू चौधरी जी है, वो दूसरे पार्टी के हैं, वो भी कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ये कह रहे हैं। देखिए, पहले तो ये शर्म की बात है कि हम इस विषय पे बात करें कि निर्वाचन के पश्चात जो वायलेंस हुआ है, जो अत्याचार हुआ रहा है, एक लोकतंत्र में ऐसे मौजू पे भी बात हो सकता है, ये तो बड़ी शर्म की बात। दूसरी, मैं एक औरत प्रवक्ता होने के नाते पे ये कहूंगी कि
हमारी जो मुख्यमंत्री है वो एक औरत है। मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी क्योंकि समाज ने जागरण होना है, और सिर्फ हमारा समाज नहीं, टीएमसी का समाज। एक औरत है, हम कोख लेके पैदा होते हैं, हम में वो सब चीजें हैं एक माँ के पास जो होती है। हम ममता और दया से भरपूर तरीके से एक औरत बनती है, और एक जो मुख्यमंत्री जो एक औरत है वो ऐसा अत्याचार फैला रही है ताकि बस वो सत्ते पे रहे। किसी को डर नहीं है कि एक ना एक दिन हमें हमारे भगवान के आंखों में आंख डाल के जवाब देनी पड़ेगी कि मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया जिंदगी में। मैं तुम्हें एक मुख्यमंत्री बनाया और एक बंगाली दूसरे बंगाली को मार रहे हैं। अरे इतना जोश है तो भारतीय सेना में जाओ, लोगों को वहां पे देश की सेवा करो, अपने लोगों के धज्जियां उड़ा रहे हो। ये कहां की लोकतंत्र क्या का ये परिभाषा है, आप मुझे बताएं। लोग ऐसे तरीके से मारे जा रहे, बेघर हो रहे। डायमंड हार्बर के 70 फैमिली हुए बेचारे, वो एक सहारा में रह रहे क्योंकि वो बेघर हो गए हैं। 40 परिवारों को कोलकाता के महेश्वरी भवन में बीजेपी आसरा दे रही है क्योंकि वो बेघर हो रहे। हम औरत हैं, हम बंगाली जात है, हम माँ दुर्गा को पूछते हैं, हम माँ काली को पूछते हैं, हमारी देवियां सब औरत है, और हम औरतों का बलात्कार करवा रहे हैं छोटे छोटे छोकरों से। जो औरतों का बलात्कार कर रहे हैं उनके माँ की उम्र की है। ये कहां चला गया हमारा भद्रता? आप बताइए, हम किस हैसियत से अपने आप को भद्र लोग कहे? आप बताएं मुझे शर्म आती है। मैं एक बंगाली हूं, मैं भट्टाचार्य हूं, मैं बंगाल की हूं, बंगाल से ताल्लुक पुश्तों की है मेरी, और आज ये सब चीजें, और हम सिर्फ नहीं कह रहे, विपक्ष के लोग जो इंडी के गठबंधन में थे उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। ये कहां खत्म होगा? सिक्योरिटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। एक राज्यपाल कह रहे हैं कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। आप बताएं ये कहां की रिफ्लेक्शन कितनी बुरी है, और पूरा देश को यह देखिए, बंगाल में तो हमारे हाथ बंधे हुए गुंडा राज है। बंगाल में इतना घटिया गुंडा राज है कि इंसान समझ नहीं सकता कि सत्ते में रहने के लिए कोई पार्टी ऐसा करेगा। और ये क्या एक उदाहरण दे रहे, कल बीजेपी आएगी तो क्या बीजेपी ये सब करेगी उनके ऊपर? नहीं, राधिका जी सवाल में एक छोटा सा सवाल, मैं उसके बाद सोफिया जी कुछ कहना चाहती है। मैं सवाल ये कि ममता दीदी तो जीत रही हैं, लगातार जीत रही हैं। जो पार्टी जीत रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनको क्या जरूरत है अपने राज्य को इस तरह से बदनाम करने की? अरे अगर सही तरीके से जीते, अगर लोकतंत्र काम में आए, अगर तुम लोगों को बूथ तक जाने दो, अगर ये सही तरीके का लोकतांत्रिक एक निर्वाचन हो, तो ममता दीदी तो बड़ी डरी हुई चीज है। जो बुलंद रहती है अपने दिमाग से, जो बुलंद रहती है कि मेरा प्रशासन ऐसा है कि मुझे लोगों का समर्थन है, वो डरेगी क्यों? वो गुंडों को अपने पार्टी में नहीं रखेगी, वो सभ्य लोगों को बोलेगी अच्छे विचार फैलाओ। लोकतंत्र के हम एक उदाहरण बनना चाहते हैं। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद सोफिया जी आपके पास आता हूं, रिवर्ट करने का मौका दूंगा। जो बात रास बिहारी जी ने कही उस पर भी मैं जरूर जवाब लूंगा, क्योंकि सवाल यह कि केंद्रीय वाहिनी खुद तो डिसीजन नहीं लेती कहाँ जाना कैसे, उसको कंट्रोल तो जो है वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय जो प्रशासन है वही करता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जो खेला होबे शब्द आया, ये भी तो ममता दीदी का दिया हुआ था, और आज पूरे देश में जो है इसकी चर्चा होती है। जब भी कभी इस तरह की बात होती है तो लोग ये कहते हैं खेला होबे। ये एक तरह से चुनाव के बाद या किसी भी तरह से किसी हिंसा के लिए एक पर्याय बन गया खेला होबे। तो ये शब्द भी तो वहीं से आया ना। आऊंगा इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat,
crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं खत्म चुनाव, फिर हिंसा और तनाव। ये हम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं पर चुनाव के बाद से लगातार हिंसा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसने कहा कि 10,000 से ज़्यादा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। आपको ये भी याद होगा जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो ऐसे कई कार्यकर्ता जो थे उनको पश्चिम बंगाल छोड़ करके त्रिपुरा की ओर जाना पड़ा, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। इस तरह की खबरें पश्चिम बंगाल से लगातार आती हैं। खुद कांग्रेस के नेता कमरू चौधरी कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता की हत्या हुई है। हालांकि TMC का भी दावा है उसके एक युवा कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। सवाल यह है कि बंगाल में इस तरह की जो हिंसा की जो राजनीति है, हिंसा की और हत्या की जो राजनीति है, वो कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मरने वाला कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता वो भारत का नागरिक ही है और कोई भी भारतीय नागरिक अगर चुनावी हिंसा में मारा जाता है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ राधिका भट्टाचार्य शाह हैं, बीजेपी की नेता हैं, सोफिया खान है, TMC की नेता हैं, कमरू चौधरी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, और राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोफिया खान जी, अपनी आप बात रखिए, लेकिन मैं अभी देख रहा था क्योंकि पुलिस की भी बात चली, मुझे अभी किसी ने इस डिबेट के दौरान ही किसी ने एक वीडियो भेजा है, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता इसलिए मैं डिबेट के बीच में, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बंगला टीवी का ये एक वीडियो है, उसके ऊपर बंगला टीवी का लोगो भी है। ये करीब 15 या 16 तारीख का बताया जा रहा है और इस वीडियो के अंदर पुलिस की मौजूदगी में ट्रकों के पे पत्थर चलाए जा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पत्थर चल रहे हैं और पुलिस वहाँ पर जो है बिल्कुल आराम से घूमती हुई दिख रही है। तो ये जो वीडियो देख करके तो लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल पुलिस जैसे उसके लिए बड़ा नॉर्मल है ये सब कुछ होना। जी देखिए, सबसे पहले मैं एक एक करके सवालों के जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले राधिका जी ने जो कहा कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारी बातें कही इन्होंने, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो चूंकि एक बंगाली हैं तो उन्हें बहुत गर्व होना चाहिए कि बंगाल में पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। दूसरी बात है, ये अभी पता नहीं किस बात की ये चर्चा कर रही थी कि छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे लड़कों से रेप करवाया जाता है, तो ये मुझे लगता है ये किसी पैरेलल वर्ल्ड से ये सुनकर आई है ये सारी बातें, क्योंकि NCRB रिपोर्ट के हिसाब से तो कलकत्ता जो है वो, अगर हम बंगाल की बात करें तो वो 3 साल का रिपोर्ट अगर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है बंगाल, आज भी सुरक्षित है। ये अफसोस की बात है कि राधिका जी मणिपुर पर चुप रहती हैं। राधिका जी, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई उस
उस वक्त तो ये कुछ कह नहीं पाई। बहरहाल खैर उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। सोफिया जी एक सिर्फ सोफिया जी एक इंटरवेंशन है मेरा, सोफिया जी सिर्फ एक इंटरवेंशन है मेरा, और वो ये है कि जो आप बार बार जो एनसीआरबी के डेटा देती हैं इसमें कोई दो राय नहीं, कोलकाता जो है सुरक्षित होगा, लेकिन हम यहाँ पे चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव के बाद जो हिंसा की बात है वो पूरे बंगाल की है, सिर्फ कोलकाता की नहीं है। ठीक है कि कोलकाता जो है शांति के समय में जब चुनाव नहीं होते वो सेफ होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो डेटा इसके इतर आप देखेंगे, मैं चुनावी हिंसा की बात कर रहा हूं। चुनाव के बाद जो हिंसा कलकत्ता में या हावड़ा में अगर हो रही है तो फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ये जो टॉपिक लेकर आई है वो राधिका जी लेकर आई थी, इसलिए उनका जवाब देना बहुत ज्यादा मुझे लगा उचित है कि जवाब मैं दे दूं, क्योंकि रेप वाले जो शब्द है वो उन्होंने वो लेकर आए। बहरहाल अगर हम वायलेंस की बात करें तो वायलेंस किसी भी तरीके से कोई भी एक सभ्य अगर लोग होंगे तो वो कभी भी किसी भी वायलेंस को बढ़ावा नहीं देंगे। मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा कि ममता बनर्जी का सख्त आदेश है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के वो इस किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से, किसी भी तरीके के भड़काऊ चीजों से बचें, क्योंकि भाजपा चाह रही है कि वो इस तरीके का जो माहौल है वो क्रिएट करे। और केंद्र बल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि केंद्र बल यहाँ पर है और बहुत ज्यादा तादाद में है, यहाँ तक कि इसके वजह से स्कूल और संस्थाएं भी बंद है, उसके बावजूद भी केंद्र बल कुछ क्यों नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है उनका प्रभाव है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से, क्योंकि केंद्र बल का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है और अपना एक दबाव होता है। तो मुझे लगता है इसका जवाबदेही हमें गृह मंत्री से लेना चाहिए, नहीं, लेकिन केंद्रीय बल जो है, वायलेंस हो रहा है ये कहीं ना कहीं सोफिया जी केंद्रीय बल जो है, मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी हो रही है बंगाल के साथ। नहीं ठीक है, मैं एक बात जो अभी राज बिहारी जी ने कहा, उन्होंने कहा केंद्रीय बल खुद से तो तैनात होता नहीं, उसको तैनात करने के लिए प्रशासन होता है ना, जब स्थानीय प्रशासन होता है। चुनाव के समय में वो ठीक है कि चुनाव आयोग जो है वहाँ पर आप डीएम भी चुनाव आयोग को जो है वो रिपोर्ट कर रहा होता है, और तब जो है तैनाती जो है वहाँ के डीएम के मार्फत होती है, बाकी लोगों के मार्फत होती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी नहीं है, अब वहाँ पर कोई चुनाव आयोग जो है डे टू डे चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, और जो केंद्रीय बल है उनकी तैनाती कैसे होगी, कहाँ वो डिप्लॉय होंगे, क्या उनका एक्शन होगा, वो तो सब स्थानीय प्रशासन के थ्रू होता है ना। अशोक जी देखिए, लॉजिक क्या कहता है कि स्थानीय प्रशासन, अगर प्रशासन हमारी है, अगर सरकार हमारी है, तो हम ही दंगे क्यों करवाएंगे, और दंगा अगर होगा भी तो हम केंद्रीय बल को क्यों तैनात नहीं करेंगे। अगर हमारे पास फोर्सेस है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे अगर राज्य में कोई दंगा हो रहा है, हमारा राज्य अगर जल रहा है, क्योंकि इससे तो छवि हमारी खराब होगी, क्योंकि सरकार हमारी है। इनफैक्ट अभी लोकसभा भी हमने बहुमत के साथ जीता। अभी राधिका जी कह रही थी ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने बिल्कुल आपको चुना है, हमें वोट किया है, बिल्कुल आपको चुना, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपको चुना है, बिल्कुल आपको चुना, लेकिन क्या है कि उसमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि भाई जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसका ये अंजाम होगा। तो अगली बार जो है टीएमसी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार ना हो, कोई उतरने के लिए तैयार ना हो, मैसेजिंग ये हो रही है। देखिए, अब इस तरीके से तो अगर आप कुछ भी कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। अगर हम ऐसा, ये तो हम एक राज्य की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार बनी है इसका मतलब यही चीज करके भाजपा भी आई है, ये भी हो सकता है ना। तो अगर तृणमूल की सरकार यहाँ बनी है तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे बोलते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर वो यहाँ पर जीत नहीं पाए तो किसी भी तरीके से कोई ना कोई तरीके से यहाँ दिखाना है कि लोगों के साथ आप कह सकते हैं एक बदले की राजनीति हो सकती है, बंगाल की छवि को खराब करने की राजनीति हो सकती है। लेकिन 2021 के बाद जो चीजें हुई उसके बाद और ज्यादा, हम पहले ये 18 थे लेकिन आज ये सिमट कर 12 हो गए। इसलिए समझ में आ रहा है कि इनकी जो राजनीति है बिल्कुल झूठ पर टिकी हुई है, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ये। ओके तो राधिका जी, राधिका जी, हाँ आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, लेकिन पहले मैं कमरू जी के पास जा रहा हूँ। कमरू जी, क्या आपको लगता है ये बंगाल को, जैसा भी सोफिया जी ने कहा कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश है, पर सवाल ये है कि बंगाल को लेकर, अब वही मैं राज बिहारी जी के पास जाऊंगा, उन्होंने शायद 2-2, 3-3 किताबें लिख डाली है इस पर। तो बंगाल में तो ये वहां की पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। अब बंगाल को कोई बदनाम, कोई पॉलिटिकल पार्टी बदनाम कर रही है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं अशोक जी, देखिए एक कहावत है हिंदी में, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिख रहा है सामने उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लाखों लोग जो है कि पीड़ित है इसमें। आज कोई आइडियोलॉजी से कोई बिलोंग करता है, अगर वो भाजपा का आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, उसको वोट दिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है कि
आपके ऊपर अत्याचार हो, आप घर छोड़कर बाहर रहे, ये बहुत गलत है। देखिए, इसमें जून 6 का एक हाईकोर्ट का राय है, जस्टिस डिवीजन बेंच ने दिया था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बोले जितना भी पीड़ित है इस तरह का पॉलिटिकल पोस्ट पोल वायलेंस के, उनको ईमेल के जरिए डायरेक्ट डीजीपी के पास में कंप्लेंट करने का भी एक डायरेक्टिव इशू किया गया था। उसका तहत कोई भी कंसर्न पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा अगर वहां पे कुछ समझ में आ रहा है कि ये कॉग्निसेबल ऑफेंस है, और उसका तहत जो है कि उस स्थानीय थाना को जो है कि इस पे कार्रवाई करने का आदेश है हाईकोर्ट का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको लोकल जो थाना के प्रभारी है, या तो फिर जो डीसी है, या तो फिर जो डीएम है, इनका ऊपर से टोटली हट दिया। अब हमको तो एक ना एक जगह में तो भरोसा रखना होगा जहां पे डायरेक्ट डीजीपी पे कंप्लेन आ रहा है, वहां से डायरेक्ट थाना पे जाकर एफआईआर लॉन्च हो। अब देखिए 2021 के बाद में, एक में बता देता हूं आपको, वहां पे भी हाईकोर्ट का राय के तहत एक बहुत सारा हंगामा हुआ था। 21 के बाद में काफी लोग असम में जाकर कुछ दिन शरण लिए हुए थे, वहां पे बहुत सारे लोग जो है कि उनका घर जला दिया गया, लोगों को मारा गया, मतलब उनका कारोबार को लूट लिया गया। ये सब तो कोई इतिहास नहीं, मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये सब तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ में दिल्ली में एक अलायंस में है, इसका मतलब नहीं है कि हम झूठ को सह लें, हम फरेब को, मक्कारी को, हिंसा को हम यहाँ पे जो है कि बर्दाश्त कर ले। हम तो अपना आवाज उठाएंगे ही। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, 2021 के बाद में 248 आदमी को गिरफ्तार किया गया, लगभग 80 केसेस फाइल हुआ सीबीआई के जरिए, लेकिन फिर भी ये हिंसा क्यों खत्म नहीं हो रही? मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, यहाँ पे एक एफर्मेटिव एक्शन का जरूरत है। अगर ये हमारा डीएनए से निकालना होगा, हिंसा प्री पोल हो, पोस्ट पोल हो, या इलेक्शन रिलेटेड हो, या पार्टी रिलेटेड हो, तो इसको लेकर एफर्मेटिव एक्शन, और एफर्मेटिव एक्शन कौन लेगा? इतना हिंसा हो रही है अशोक जी, अभी तक ममता दीदी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाया कि भाई हम जो है कि यहाँ पे हिंसा को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सोफिया जी के पार्टी जो है कि ये बोलने के लिए भी ये ना हो कि भाई ये दिखावा का हिंसा हो रहा है, कि बड़ा चढ़ाकर हिंसा। हम मानते हैं मणिपुर का एक घटना हो रहा है, त्रिपुरा में हो रहा है, उत्तर बिहार में जो है कि जेडीयू का संसद ने एक भड़काऊ बयान दे दिया, सब गलत है। लेकिन इस बीच में हम अपना घर में अगर झांक के देखें तो ये भी तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। कोई अपना घर से भिगा रहा है, कोई अपना जो है कि कारोबार नहीं चला पा रहा है, कोई अपना बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहा है। तो ये सब चीज का जिम्मेदार कौन है? आप जब हमारे माई बाप है बंगाल में, तो आपका काम क्या करता है? कांग्रेस को बुलाइए, सीपीएम को बुलाइए, आप बीजेपी को बुलाइए, बैठिए, भाई हिंसा क्यों होगा बंगाल में? हमारा ये हिंसा का वजह से ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है स्टेट में, ना जो है कि राज्य जो है तरक्की का रास्ता में जा रहा है। जब भी बंगाल से कोई न्यूज आता है बाहर में, अशोक जी दिखाएंगे वो न्यूज को, और वो न्यूज जो है कि नेगेटिव न्यूज होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चीज जिम्मेदारी हम भी अगर राजनीतिक पार्टी से है, मेरा ऊपर भी जिम्मेदारी बनता है कि मेरा कार्यकर्ता अगर किसी पे हिंसा करता है तो उसको रोकना। तो मैं भी यही विनती करता हूं कि सोफिया जी को या राधिका जी को कि आप अपना अपना पार्टी के कार्यकर्ता को संभालिए, हिंसा अपने आप बंद हो जाए। ओके राधिका जी, पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं सोफिया जी के पास जाऊंगा, जो कह रहे हैं कमरू जी की एक एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, और उसके लिए पहल तो मुख्यमंत्री को ही करनी चाहिए ना, इससे बड़ा कौन पहल करेगा? राधिका जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं पहले तो जी जरूर पहले तो मैं सोफिया जी ने जो आरोप लगाए मेरे ऊपर जरा चर्चा करूं। जरूर हम औरत हैं, जब कोई औरत प्रधानमंत्री बनती है या मुख्यमंत्री बनती है, ये हमारे औरत जात के लिए बहुत बड़ी बात है। पर हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कातिल है, जो सरेआम जो हो रहा है उसको नजरअंदाज कर रही है। और ये जो है ना, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, बीइंग द परपेट्रेटर एंड देन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, जो ये जिसके लिए टीएमसी मशहूर है, गुंडे पाल रखे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, नेशनल के प्रति दल नहीं है, ये डॉन का पार्टी है। और ये क्या बोल रही है? शिताई में जो हमारे कूच बिहार में जो हमारी एक कार्यकर्ता का बलात्कार हुआ है, वो हवे में हुआ है। ये क्या, हम लोग औरत है, हम चाहे ऑपोजिशन में हो, जो बात सही नहीं है उसे सही नहीं करेंगे। कमरू चौधरी जी हमारे पार्टी के नहीं है, पर वो जो उनके जो ऑब्जर्वेशन है, उनके जो विचार है, वो हमारे से क्यों मिल रहे हैं? आज हम एक मंच पे क्यों आए हैं कि यहाँ पे बंगाल में ये सब हो रहा है?
तीसरी बात, मणिपुर की बात करेंगे जब हम मणिपुर का मौजू लाएंगे। अभी बंगाल की बात करते हैं। लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट। जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हमने उसी विषय पे बात करनी है। ये सब क्या है कि टीएमसी के जो एमएलए हैं, क्या नाम है उनका, सोहम चक्रवर्ती, कोलकाता के न्यू टाउन में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट के मालिक को मारते हैं, उनके स्टाफ को निकाल के मारते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है, नहीं तो क्या है? और मैं एक बात कहूं सबको, ममता बनर्जी जी जो डिवाइस से वोट पॉलिटिक्स करती है ना बंगाल में, हमारे जो बंगाल के मुसलमान लोग हैं उनके साथ वो खुदा का नाम लेती है, अल्लाह का पाक नाम लेती है। तो वो कयामत के दिन को भी याद करें, डरे उस बात से। ये सियासत 2 दिन की बात होती है, ये साइकिल होता है। आज हम बड़े हैं, सत्ते पे हैं, कल हम विपक्ष में रहेंगे। पर हम ये क्या कल्चर छोड़ रहे हैं बंगाल में? जब इतिहास लिखा जाएगा तब बंगाल के बारे में बच्चे क्या पढ़ेंगे? एक थी औरत, उसने मेरे माँ को मारा, बाप को मारा, पुश्तों को मारा, ये पढ़ेंगे? मुझे सबसे, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बंगाल को, फिर मैं कह रहा हूं, हम तो भद्र लोग के रूप में जानते हैं, सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियां बदलती हैं, सत्ता में आती हैं, जाती हैं, और विपक्ष बदलता है, भूमिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन हिंसा नहीं बदलती। हिंसा का जो चक्र है वो नहीं रुकता। सोफिया जी, क्या एक एफर्मेटिव एक्शन बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है, ममता जी की जिम्मेदारी है, एक एफर्मेटिव एक्शन जिसका कमरू जी भी बात कर रहे हैं और राधिका जी भी बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए टीएमसी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर मैं एक घटना की आपको उदाहरण दूं, सन सिटी में जो हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जो नीचे स्तर के जो लोग थे, जो पार्टी के जो साधारण कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर बहुत कड़ाई से ममता बनर्जी ने इस चीज को हैंडल किया, इस चीज को डील किया। तो मुझे लगता है ये एक छोटा सा उदाहरण है, इससे समझ में आता है कि ममता बनर्जी अपने स्तर से जो भी काम करना है, जो भी आदेश देना है, जैसा मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश है कि किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचें, प्रोवोक करने से बचें। तो ये सारी चीजें जो है अपने स्तर पर हो रही हैं, और जहां भी इस तरीके का घटना की सुनवाई हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको प्रोपेगेंडा भी बनाया जा रहा है। मैं अभी भी इस बात को कह रही हूँ दावे के साथ कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग जो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो देखा गया है कि तृणमूल के एक युवा नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मुझे लगता है इसके बारे में मैं तो बिल्कुल इस बात को, और ये बार-बार एक बात कह रही हैं कि मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ये है, वो है, मर्डरर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वह तीसरी बार बहुमत के साथ, वो पहली बात है कि मुख्यमंत्री नहीं बनती, और फिर से एक बार लोकसभा में भी उनके प्रत्याशी जो है वो नहीं जाते। तो ये समझने की बात है कि लोग तो वोट ममता बनर्जी को दे रहे हैं, कथनी और करनी में तो फर्क है ना। तो ममता बनर्जी महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार दे रही है, 1000 रुपए करके हर एक महिला को मिलता है, ताकि उनकी जो आमदनी चलती रहे, जो आम महिलाएं हैं। ममता बनर्जी कन्याश्री दे रही हैं ताकि बच्चियां जो है वो सोफिया जी, मेरे पास समय कम है। ममता बनर्जी एक महिला है, और महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित और बहुत ज्यादा खुश है उनके साथ। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो फैसला बंगाल की जनता, लेकिन अगर मैं चुनाव की बात करूं तो बंगाल की जनता, जो सोफिया जी कह रही हैं, फैसला तो उन्हीं के पक्ष में दे रही है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन राज बिहारी जी, सवाल ये कि ये क्या प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसकी बार बार बात होती है बंगाल को लेकर, लेकिन फिर सवाल ये है कि दिल्ली में हम दिखाते हैं, बंगाल का मीडिया नहीं दिखाता, भी आपने जिक्र किया। और दूसरी बात यह है कि बंगाल में, फिर मैं कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां बदल जाती हैं, ये हिंसा नहीं थमती, क्या वजह है? देखिए, मैं पहले एनसीआरपी पे आता हूं, क्योंकि सोफिया खान ने उसका जिक्र किया। एनसीआरपी की जो रिपोर्ट है पॉलिटिकल किलिंग पे, बाकी मुद्दों पर नहीं जाता हूं, बलात्कार है, लूट है, हत्या है, मैं पॉलिटिकल किलिंग पे आता हूं, पूरी तरह झूठी है। लेफ्ट के साथ टाइम में भी झूठी थी और टीएमसी के टाइम में भी झूठी। झूठे आंकड़े एनसीआरपी को भेज दिए जाते हैं और वो छापते। तो एनसीआरपी दूसरे मामलों में भी ऐसी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा हम जीत के आए हैं। जीत के तो भारतीय जनता पार्टी भी आई है, लेकिन उस पर भी आरोप आप लगातार लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी अभी ईवीएम पर सवाल फिर से उठाने लगे हैं। तो लेकिन बंगाल में जिस तरह से जीत के आए, जिस तरह का खून खराबा हुआ है, वो सबके सामने।
रोजाना खबरें आ रही हैं कि आज यहाँ के, और दूसरी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे टीएमसी के भी लोग मारे गए हैं। टीएमसी के लोग मारे तो गए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हत्या के आरोप में कितने लोग गिरफ्तार हुए और कौन गिरफ्तार हुए। टीएमसी की हत्या के आरोप में टीएमसी के लोग ही गिरफ्तार हुए। वो अंदरूनी लड़ाई है, वो कब्जे की लड़ाई है, जहां बोलते हैं ना कि वो कब्जे को लेकर लड़ाई। तो अगर आप देखेंगे कि अगर 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्योंकि ये बात सही है कि सबसे ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए पिछले 6 महीनों में। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ही द्वारा मारे गए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। और वो एक बड़ी बात है कि जो इलाका कब्जा करने की वहां लड़ाई है, उसके तहत मारे जा रहे हैं। और ये इलाका क्यों कब्जा किए जाते हैं, उसके पीछे बड़ी वजह है। उसके पीछे वो बड़ी वजह टोलाबाजी है शायद, जिसके तरफ आप जिक्र कर रहे हैं। टोलाबाजी है, कटमनी है, सिंडिकेट है, रंगदारी है, बहुत सारी चीजें। हाँ, लेकिन मुझे बड़ी कई बार हैरानी होती है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे कई बार हैरानी ये होती है बंगाल में, फिर मैं कह रहा हूँ बड़ा इलीट क्लास है बंगाल का, भद्र लोग है, वो ऐसी हिंसा के ऊपर खामोश रहता है। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि दिल्ली में हम बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बंगाल के लोगों को इसकी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जब बंगाल से आती हैं और जब देश देखता है तो कम से कम बंगाल की अच्छी छवि नहीं बनती। मुझे लगता है इस पर सबको सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को भी। और कमरू जी ने जो कहा, सोफिया जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम ममता जी को चाहिए, वो मुख्यमंत्री हैं, वो ममता उनका नाम है, अगर पूरे बंगाल की माँ हैं, उनको सबको बुलाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि स्टेट में इस तरह की हिंसा ना हो, इसको लेकर हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।